सोचिए एक आम दिन, आप घर पे हैं, अपने काम में लगे हैं और तभी एक फोन आता है। दूसरी तरफ से एक भारी सरकारी लगने वाली आवाज कहती है, आपके नाम पर जो सिम कार्ड है उसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। और इससे पहले कि कुछ समझ आए, एक लाइन सुनने को मिलती है, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। अगले 15 दिन किसी की जिंदगी के सबसे भयानक दिन बन जाते हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये दिल्ली में एक एनआरआई डॉक्टर दंपत्ति के साथ हुआ है, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगभग 14 करोड़ 85 लाख रुपए खो दिए। आज हम इसी केस की परतों को खोलेंगे, जानेंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट का जाल आखिर बुना कैसे जाता है। और सबसे जरूरी, हम ये समझेंगे कि इस धोखे के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ये ठग डर और तकनीक का इस्तेमाल करके किसी पढ़े लिखे इंसान को भी मानसिक बंदी कैसे बना लेते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट ये है क्या? मैंने तो इस केस से पहले ये शब्द सुना भी नहीं था। ये कोई कानूनी चीज तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में है ही नहीं। ये पूरी तरह से साइबर अपराधियों का बनाया हुआ एक जाल है, एक शब्द है, और इसमें वो सिर्फ खुद को अधिकारी नहीं बताते, वो एक पूरा अथॉरिटी का थिएटर बनाते हैं। मतलब वो वीडियो कॉल पर वर्दी पहनेंगे, नकली आईडी कार्ड दिखाएंगे, पीछे का बैकग्राउंड ऐसा होगा जैसे कोई पुलिस स्टेशन हो, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। बिल्कुल, एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां आपको लगता है कि आप सच में किसी बहुत बड़े सरकारी मामले में फंस गए हैं। और इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 24 दिसंबर का दिन था। 77 साल की डॉक्टर इंदिरा तनेजा अपने घर पर थी। उन्होंने बताया कि वो अपने पौधों को पानी दे रही थी जब ये कॉल आई। एक आम दिन की कितनी आम शुरुआत। अपराधी इसी पल का इंतजार करते हैं। कॉल पर उन्हें बताया गया कि उनके नाम पर मुंबई में एक नंबर से अश्लील वीडियो भेजे जा रहे हैं और मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। फिर उनकी कॉल एक नकली पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर कर दी गई और बस यहीं से वो मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो जाता है। और यहाँ से चीजें बहुत ही अजीब होने लगती हैं। उन्होंने दंपत्ति को डराने के लिए जेट एयरवेज के एक भगोड़े नरेश गोयल की कहानी बना दी। उसकी फोटो दिखाई और कहा कि वो लोगों के आधार कार्ड और सिम इस्तेमाल कर रहा है, और फिर धमकी दी कि अगर गोयल की टीम को पता चला कि उन्होंने पुलिस से बात की है तो वो उन्हें मार सकते हैं। मतलब पहले एक बड़ा अपराधी बनाया, फिर उससे डराया। इतना ही नहीं, अमेरिका में रह रहे उनके बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी। ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक क्लासिक रणनीति से कहीं ज्यादा है। इसे हम मनोवैज्ञानिक आइसोलेशन बबल बनाना कहते हैं। परिवार को धमकी देकर वो पीड़ित को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट देते हैं। उन्हें कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप किसी से अपने बच्चों तक से बात नहीं कर सकते। तो मतलब उस बबल के अंदर सिर्फ ठगों की आवाज ही सुनाई देगी। बिल्कुल। और जब आप दुनिया से कट जाते हैं और सिर्फ एक ही आवाज सुनते हैं तो आपकी तर्क करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाते हैं। और उनकी मांगे भी तो अजीब थीं। भरोसे को और पक्का करने के लिए उन्होंने डॉक्टर तनेजा को एक नकली सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ऑनलाइन पेश होने के लिए कहा। और ये बात मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। उन्होंने डॉक्टर तनेजा को सफेद शर्ट पहनने का निर्देश दिया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी के कपड़ों के रंग से क्या मतलब हो सकता है? ये इतना बेतुका निर्देश था, फिर भी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर ने इसका पालन किया। ये क्या दिखाता है? ये नियंत्रण को दिखाता है। ये छोटी छोटी बेतुकी मांगे मनवाने से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति आपके कहने पर अपने कपड़ों का रंग बदल लेता है तो इसका मतलब है कि आपने उसके व्यवहार पर काबू पा लिया है। डॉक्टर तनेजा ने खुद भी सोचा कि जज को मेरे कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन डर इतना था कि उन्होंने वैसा ही किया। ये एक तरह का टेस्ट था, ये देखने के लिए कि पीड़ित कितना काबू में आ चुका है। और जब उन्होंने ये छोटी सी बात मान ली तो ठग समझ गए कि अब वो उनसे कुछ भी मनवा सकते हैं। और उन्हें लगातार वीडियो कॉल पर भी रखा जाता था। हाँ, 24 घंटे। अगर वाईफाई कट गया या फोन की बैटरी खत्म होने लगी तो वे तुरंत दूसरे पति या पत्नी के फोन पर वीडियो कॉल शुरू कर देते। मतलब हर एक पल पर नजर। तो ये डिजिटल अपहरण ही था। वो शारीरिक रूप से तो अपने घर में थे, पर मानसिक रूप से वो ठगों के बंधक थे। हाँ, और उन्हें ये भी विश्वास दिलाया गया था कि उनके घर के बाहर सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात है जो उनकी रक्षा कर रही है। जबकि असल में वो उन्हें डरा रहे थे कि अगर बाहर निकले या किसी से संपर्क किया तो पकड़े जाओगे। तो एक बार जब उन्होंने पीड़ित दंपति को इस मनोवैज्ञानिक आइसोलेशन बबल में पूरी तरह से फंसा लिया, तब वो अपने असली मकसद यानी पैसे पर आए होंगे। जी, उन्होंने इसे जांच प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि हमें ये वेरीफाई करना है कि आपका पैसा अपराध की आय का हिस्सा नहीं है।
इसके लिए आपको अपनी सारी संपत्ति का खुलासा करना होगा। मतलब बैंक खाते, एफडी, म्यूचुअल फंड, सब कुछ? सब कुछ। और धमकी दी कि अगर 1 रुपया भी छुपाया तो सारे खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे और आपको मनी लॉन्ड्रिंग का सह अपराधी माना जाएगा। ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल है। लेकिन बहुत ही शातिर तरीके से किया गया। फिर उन्होंने दंपति को अपनी सारी बचत और निवेश को तोड़ने के लिए कहा। और उस पैसे का क्या करना था? उस पैसे को आरबीआई द्वारा निर्देशित खातों में ट्रांसफर करना था और ये भरोसा दिलाया कि वेरिफिकेशन के बाद सारा पैसा एक साथ वापस आ जाएगा। और यहाँ उन्होंने उनके पढ़े लिखे होने का भी फायदा उठाया। उन्हें बैंक में क्या बोलना है इसकी भी ट्रेनिंग दी। हाँ बिल्कुल, उन्हें अलग अलग बहाने सिखाए गए। एक बार कहा कि पति के दोस्त को मार्टिन्स ट्रैवल के लिए पैसे चाहिए, दूसरी बार एक सुभाष फाउंडेशन में ट्रस्टी बनने के लिए। मतलब जब बैंक मैनेजर ने पूछा होगा तो उन्होंने वही बहाना दोहरा दिया होगा। जी, एक बार बैंक मैनेजर ने पूछा भी कि आप जनवरी में पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर कर देती, तो उन्होंने ठगों का सिखाया बहाना दोहरा दिया कि फाउंडेशन में ट्रस्टी बनने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। और इस तरह 15 दिनों के अंदर 8 अलग अलग ट्रांजैक्शन में 14 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। आप सोचिए जरा, 15 दिन। इस कहानी का एक हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने डर के मारे अपनी एक 50 लाख की एफडी के बारे में ठगों को नहीं बताया था। बाद में उन्हें लगा कि शायद ठगों को उस एफडी के बारे में पता चल गया है और अब इस वजह से उनके सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। वो इस बात से लगभग खुश थी कि चलो अब ये 50 लाख भी देकर वो इस आरोप से बच जाएंगी। ये पॉइंट इस केस का मनोविज्ञान समझने के लिए सबसे जरूरी है। कैसे? यहाँ पीड़ित अब खुद को अपराधी की नजर से देख रही थीं। उन्हें लग रहा था कि 50 लाख छुपाकर उन्होंने जांच में बाधा डाली है। मतलब वो खुद को ही गलत मान रही थी। हाँ, ठगों ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से इस कदर तोड़ दिया था कि वे खुद को दोषी और ठगों को सही मानने लगी थीं। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक डिजिटल रूप है, जहां बंधक को अपहरणकर्ता से ही सहानुभूति होने लगती है। तो ये सिलसिला आखिर टूटा कैसे? 15 दिन बहुत लंबा समय होता है। 9 जनवरी को आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद ठगों के फोन आने बंद हो गए। तो दंपति को शक नहीं हुआ? उन्हें लगा कि शायद कोई साइबर अटैक हुआ है, जैसे कि ठगों ने पहले भी बहाना बनाया था। अगले दिन ठगों ने उन्हें कहा कि आरबीआई से रिफंड कोड लेने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं। मतलब ठगों ने खुद ही उन्हें पुलिस स्टेशन भेजा? हाँ, शायद उन्हें लगा कि अब और पैसा नहीं निकलवाया जा सकता, तो उन्होंने ये आखिरी दाव खेला। और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तब जाकर असलियत सामने आई। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरबीआई से 14 करोड़ 35 लाख का रिफंड आना है, उसी का कोड लेने आए हैं। पुलिस को तुरंत शक हो गया। होना ही था। एसएचओ ने जब ठगों के दिए नंबर पर फोन किया तो दूसरी तरफ से एक बेहद बदतमीज व्यक्ति ने बात की। उसने एसएचओ को ही चुनौती दी कि तुझे किसने एसएचओ बनाया। अरे बाप रे। और जब एसएचओ ने पूछा कि डीके गुप्ता कहाँ है, तो उसने कहा उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, और फोन काट दिया। तब एसएचओ ने दंपति को बताया कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने जांच शुरू की होगी। हाँ, और उन्होंने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके तार कंबोडिया और नेपाल से जुड़े हैं। और गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी। पर ये गिरफ्तार हुए लोग कौन हैं? क्या ये कोई बड़े साइबर एक्सपर्ट्स हैं? यही तो इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पुजारी, एमबीए ग्रेजुएट, प्राइवेट ट्यूटर और एनजीओ चलाने वाले जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। तो फिर ये लोग फ्रॉड कैसे कर रहे थे? ये लोग मुख्य सरगनाओं के कहने पर भारत में पैसों के लेन देन के लिए फर्जी बैंक खाते ऑपरेट कर रहे थे, जिन्हें साइबर अपराध की दुनिया में म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। एक मिनट, ये म्यूल अकाउंट्स क्या होता है? म्यूल का मतलब होता है खच्चर, जो बोझ ढोता है। ये वो बैंक खाते होते हैं जो अक्सर कमीशन का लालच देकर गरीब या भोले भाले लोगों के नाम पर खुलवाए जाते हैं। फिर इन खातों का इस्तेमाल अपराध के पैसे को कई लेयर्स में घुमाने के लिए किया जाता है, ताकि असली अपराधी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाए। मतलब पैसा एक खाते से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाता है और फिर देश के बाहर। बिल्कुल, अक्सर क्रिप्टो करेंसी में बदल कर। पुलिस ने अब तक करीब 2 करोड़ 8 लाख रुपए फ्रीज किए हैं, लेकिन बाकी के 12 करोड़ रुपए का क्या? क्या इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय घोटालों में पैसा कभी वापस मिल पाता है? सच कहूं तो बहुत कम। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पैसा जैसे ही इन म्यूल अकाउंट्स में आता है,
उसे सेकंडों में कई और खातों में बांट दिया जाता है। तो जब तक पुलिस पहला खाता फ्रीज करती है, पैसा वहां से निकल चुका होता है और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होने के कारण रिकवरी रेट बहुत ही कम है, खासकर जब पैसा देश से बाहर चला जाए। तो इस पूरे भयानक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा सबक तो यही लगता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल, और कुछ बातें हैं जो हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई, ईडी या आरबीआई, आपको वीडियो कॉल पर जांच में शामिल होने या पैसे ट्रांसफर करने के लिए कभी नहीं कहेगी। दूसरी, वे कभी भी आपके खाते फ्रीज करने या गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसों की मांग नहीं करेंगे। कानूनी प्रक्रिया का एक तय तरीका होता है, जो फोन कॉल पे तो बिल्कुल नहीं होता। और तीसरी और सबसे जरूरी, अगर कोई आपको मामले को गुप्त रखने और किसी से भी बात ना करने का दबाव डाले तो ये धोखाधड़ी का सबसे बड़ा संकेत है। ये उनका आइसोलेशन बबल बनाने का तरीका है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो क्या करना चाहिए? तुरंत फोन काट दें, उस नंबर को ब्लॉक करें, बिल्कुल ना घबराएं और किसी भी तरह की जानकारी साझा ना करें। और अपने किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें। हाँ, और तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। ये कहानी सिर्फ पैसों के नुकसान की नहीं है, ये भरोसे के टूटने की भी कहानी है। पीड़ित दंपति डॉक्टर इंदिरा तनेजा और उनके पति दशकों पहले अमेरिका चले गए थे। वो आईआईटी और लेडी हार्डिंग जैसे संस्थानों से पढ़े थे। वो भारत अपनी जड़ों की सेवा करने आए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपनी माँ की कीमत पर अपनी चाची की सेवा मत करो। हमने अपनी भारत माता का ऋण उतारना था। इस धोखे ने न केवल उनके पैसे लूटे, बल्कि उनके उस विश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाई है। यह घटना हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन इसने अपराधियों के लिए नए और खतरनाक दरवाजे भी खोल दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन ठगों के पास लोगों का आधार कार्ड, फोन नंबर और दूसरी निजी जानकारी इतनी आसानी से पहुंच कैसे रही है? बिल्कुल, हमारा डेटा कितना सुरक्षित है, यह सिर्फ एक साइबर अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में विश्वास और सुरक्षा पर एक गंभीर चेतावनी है। और सवाल यह है कि जब अगला फोन बजेगा तो क्या हम तैयार होंगे?